बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। ताहिर अशरफी साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अब्राहम अकॉर्ड का मतलब इसराइल को तस्लीम करना नहीं है। हालांकि इससे पहले यूएई ने और बहरीन ने जब दस्तखत किए इसी अकॉर्ड पे, तो उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया इसी के तहत। तो फिर अब वो कैसे कह सकते हैं ताहिर अशरफी साहब कि इसका मतलब इसराइल को तस्लीम करना नहीं है। दूसरा, ताहिर अशरफी साहब कहते हैं कि इसके अंदर कुछ तरमीम होनी चाहिए, उसके बाद इसको अगर दस्तखत कर दिए जाए तो वो कोई बुराई नहीं है। साथ उन्होंने कहा 57 इस्लामी ममालिक में से सिर्फ 3 ने अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत किए हैं। तो मैं बता दूं कि 32 ममालिक पहले ही इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। इनमें तुर्की भी है और दीगर ममालिक भी हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि यह हमारी कामयाबी है कि 169 ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। ये वो अपनी कामयाबी करार दे रहे थे। देखें, ये किसी मुसलमान मुल्कों ने जोर नहीं लगाया, ये आलमी सतह पे हमने कोई आवाज़ नहीं उठाई जितनी आवाज़ मगरबी ममालिक ने उठाई है। ये मगरबी ममालिक के अंदर जो उनकी अवाम है, उनका बढ़ता हुआ प्रेशर है। फ़लस्तीनियों की कुर्बानी की वजह से आज बहुत सारे मुल्कों ने फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम किया है। जो उनके वहाँ बच्चों की शहादतें हुई हैं और जो इसराइल ने बमबारी की है, उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे कई मगरबी ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया। और वो वजह उन्होंने बताई, उनके अपने मुल्कों के अंदर लाखों लोग बाहर निकले, उन्होंने एहतजाज किया। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जो निकला इसराइल के खिलाफ या बमबारी के खिलाफ या फ़लस्तीनियों की रियासत के हक़ में तो उसके ऊपर गोलियां चला दी गई। ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे उन्होंने बर्दाश्त किया, बल्कि आवाम की राय को समझा और उसके बाद उन्होंने तस्लीम किया। तो ताहिर अशरफी साहब ये अपने खाते में डाल रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बात की है कि तुर्की की मिसाल देते हुए कि तुर्की इसराइल के साथ तजारत करता है और उन्होंने कहा जी ये कोई मज़ायका नहीं है, आप बातचीत कर सकते हैं, आप ताल्लुकात रख सकते हैं। यानी इस किस्म की बातें उन्होंने की हैं। तो ताहिर अशरफी साहब इशारे दे रहे हैं और ये आपको पता है कि सरकारी मुल्ला हैं सबसे बड़े। अब अगर ये कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि काम होने वाला है या करीब है या हो गया है। आसिम मुनीर साहब गए मिस्र में, उन्होंने दौरा किया, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। वहाँ उन्होंने साबिक मिस्री डिक्टेटर अनवर अल सादात की कब्र पर हाज़िरी दी। अनवर सादात की कब्र पर उन्होंने फूल चढ़ाए, हाज़िरी दी, फातह ख्वानी की। ये कौन था आदमी? देखिए, मिस्र में ना डिक्टेटर रहे लंबे अरसे तक। वहाँ का जो तख्ता था वो उलट दिया गया हुकूमत का और फिर एक डिक्टेटर आया। उसके बाद जमाल अब्दुल नासिर गालिबन वो दूसरा डिक्टेटर आया। फिर तीसरा डिक्टेटर जो है वो ये अनवर सादात आया। लेकिन इस शख्स ने 17 सितंबर 1978 को इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो कैंप डेविड का मुआहदा था उसके ऊपर दस्तखत किए थे। और जब इस शख्स ने दस्तखत किए थे ना, उस वक्त इसने कहा था कि आज मैंने अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। तो चंद चीज़ें आप याद रखिएगा। जब अनवर सादात ने ये दस्तखत किए थे कैंप डेविड मुआहदे पे और इसराइल को तस्लीम किया था बतौर मिस्र के सदर के, उस वक्त इसराइल का वज़ीर आज़म था मेनाहिम बिगन और अमरीकी सदर था जिमी कार्टर। तो इसराइली वज़ीर आज़म का और अनवर सादात का और जिमी कार्टर का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। बाद में इस शख्स को कत्ल कर दिया गया और वजह भी यही बनी कि बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल आ गया उनके मुल्क के अंदर। उन्होंने खुद कहा था कि आज मैंने अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिया। अक्टूबर 1981 में मिस्री फ़ौज के ऑफिसर खालिद और उनके दूसरे 6 सिपाहियों ने इन्हें गोली मार दी और कत्ल कर दिया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, उस दौर में भी नोबेल पीस प्राइज़ बीच में आया था। जब मिस्र के सदर अनवर सादात ने तस्लीम किया इसराइल को, तो मिस्र के सदर को और इसराइल के वज़ीर आज़म मेनाहिम बिगन को दोनों को अवार्ड दिया गया। अमन का नोबेल इनाम इन दोनों को मिला। जिमी कार्टर ने ये इनाम नहीं लिया। आज भी यानी मामलात उधर ही खड़े हैं। इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं। सदर ट्रंप कह रहे हैं कि इस साल के आखिर तक मैं उम्मीद करता हूँ कि सऊदी अरब तस्लीम कर लेगा। सऊदी अरब ने किया तो फिर पाकिस्तान भी कर लेगा। ये तो फिर कोई कसर रह नहीं जाएगी और पाकिस्तान के अंदर तो तैयारियां मुकम्मल हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन वहाँ पे और बहुत सारे डिक्टेटर्स हैं और बहुत सारे सदूर हैं जिनकी कब्रें हैं। जमाल अब्दुल नासिर की कब्र है, दीगर। और जमाल अब्दुल नासिर बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे क्योंकि इन्होंने 1948 में भी इसराइल के खिलाफ जंग लड़ी थी। इन्होंने 1967 में भी जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी मिलकर मिस्र के साथ ये लड़ाई की थी तब भी उन्होंने जंग लड़ी थी। पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से डिक्टेटर जमाल अब्दुल नासिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। लेकिन क्योंकि अब एक तनकीद इसलिए हो रही है इस दौरे में, ख़ास तौर पे इस कब्र पे हाज़िरी के हवाले से, कि ये जो डिक्टेटर था मखसूस अनवर सादात, इसने इसराइल को तस्लीम किया था। जमाल अब्दुल नासिर वो भी एक डिक्टेटर था लेकिन उसने इसराइल को तस्लीम नहीं किया था। उसने इसराइल के साथ 2 जंगें लड़ी थी, तो उनकी कब्र पे हाज़िरी हो सकती थी।
लेकिन यहाँ पे कबर पे हाजिरी दी गई। बाकी बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे, वो आप तमाम खबरों में देख सकते हैं। वहाँ पे आर्मी चीफ ने जामिया अल-अज़हर के शेख आज़म शेख अहमद अल तैयब से भी मुलाकात की और उनके साथ इस्लामी मामलात और दीगर चीज़ों के ऊपर भी बातचीत की और इस्लाम की मसक शुदा तशरीहात के खात्मे की अहमियत पर भी जोर दिया। लेकिन वो असल चीज़ मैंने आपको बताई जिसके बारे में काफ़ी सोशल मीडिया पे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे ताकतवर आदमी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने आज से 2.5 साल पहले कहा था कि मईशत 1 साल में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब 2.5 साल हो गए हैं, पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हुई। पूरी कोशिश करके देख लिया गया, क्योंकि सियासत में इस तरह का मईशत को ठीक होने नहीं दे रहा। अब कुछ लोगों को हायर किया जाता है, हर थोड़ी देर के बाद वो रोला डालते हैं कि मईशत ठीक होने वाली है, थोड़ी देर में ये हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो जाएगा। ये बार बार कहते हैं। क्या पाकिस्तान में तेल निकलने वाला है? क्या पाकिस्तान में कोई नई इंडस्ट्री लग रही है? क्या बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में बहुत रश लग गया है सरमायाकारों का कि वो सरमाया लेकर आ रहे हैं? क्या पाकिस्तान की सियाहत की इंडस्ट्री जो है वो आसमान से जा लगी है? क्या हुनरमंद नौजवानों ने कमर कस ली है? यानी हुनरमंद जितने नौजवान हैं वो तो पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो किन पैरामीटर्स की बुनियाद पे ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान फ्लाई करने वाला है? सिर्फ इस बुनियाद पे आप नहीं कह सकते कि आपके कुछ कीमती पत्थर आप बेच लेंगे, आपको 4 पैसे आ जाएंगे तो आप अमीर हो जाएंगे। नहीं, ये पैसा माफियाज की जेब के अंदर चला जाएगा, जैसे हमेशा जाता रहा है। पाकिस्तान में 70 साल से मादनियात निकल रही है, पाकिस्तानियों को कुछ नहीं मिला। आइंदा भी 70 साल निकलती रहेंगी, पाकिस्तानियों को कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तानियों को तभी कुछ मिलेगा जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदे पाकिस्तानियों का पैसा पाकिस्तानियों के ऊपर खर्च करना शुरू करेंगे। अदरवाइज ये मईशत खड़ी नहीं होगी, लोगों को एतबार ही नहीं आएगा। और जो ये ज़ियाउल हक की सोच है ना, एक जिसके तहत अभी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर टिकटॉकर्स ने जाके वहाँ पे किया, अपील किया और उस अपील के नतीजे में सियासी गुफ्तगू कैदियों की बंद करवाई, वो फैसला लिया वहाँ पे। तो याद रखिएगा ये ज़ियाउल हक की सोच थी। अब इस सोच के मुताबिक इमरान खान साहब की मुलाकातें तकरीबन बंद ही हो जाएंगी, इस खदशे का इजहार किया जा रहा है। और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आवाज़ उठाई है, उन्होंने अपनी बात की है। यानी ये रूल 265 कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी के फैसले की बहाली और अडियाला जेल इंतजामिया की इमरान खान की मुलाकातें रोकने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रद्दअमल दिया है। और वो ये कहते हैं कि ये कानून इमरान खान जैसे कौमी रहनुमा की आवाज़ दबाने और उनके सियासी इजहार को रोकने के लिए बहाल किया गया है। इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से अदालत पहले ही वादे कर चुकी है। अब इमरान खान साहब जब भी बात करेंगे किसी से, वो बात बाहर आके रिपोर्ट होगी, वो कहेंगे सियासी बातें करते हैं, हम बात ही नहीं करवाते। इमरान खान ने वहाँ पे आरिफ लैला की कहानी तो नहीं सुनानी ना, या कोई क्रिकेट के ऊपर कमेंट्री तो नहीं करनी। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल सियासी रहनुमा है। जब आप जेल के अंदर कोई भी उन्हें मिलने जाएगा, वो सियासत पे बात करेंगे, सियासी ही बात करेंगे। कैदियों की सियासी गुफ्तगू करने पर पाबंदी, ये इतना गैर जमहूरी इकदाम है कि ज़ियाउल हक जैसा डिक्टेटर ही कर सकता था। या आज ज़ियाउल हक की जो पोती है, रूहानी पोती, वो ये कर सकती हैं। तो ये नाज़रीन नतीजा निकला इन लोगों को लाने का कि जमहूरियत के हर टूल के ऊपर, यानी ज़ुबान से बोलने के ऊपर भी पाबंदी, और कैदी बात नहीं कर सकता कोई सियासत के ऊपर। अभी नवाज शरीफ कुछ अर्सा पहले कैद था, सारी सियासत उसने जेल के अंदर बैठ कर की। शहबाज शरीफ बतौर कैदी पार्लियामेंट में आता रहा और आकर काफ़ी दिन वहाँ पे अपने सेशंस अटेंड करता रहा, और वो कैदी के तौर पे आता रहा कि ना मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। गिरफ्तार था ना, कैद के अंदर था। लेकिन अब कह रहे हैं जी वो बातचीत नहीं कर सकता, सियासी अब मर्जी है इनकी जनाब। सुहेल अफरीदी और एस्टेब्लिशमेंट की नाज़रीन इस वक्त फुल जिद चल रही है। एस्टेब्लिशमेंट कहती है पहले हमसे मिलो, फिर इमरान खान से मिल लेना। सुहेल अफरीदी कहता है नहीं जी, मैं पहले इमरान खान से मिलूंगा, फिर आपके साथ मिलूंगा। अब ये एक अजीब, और इमरान खान कहेगा जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।